आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इक्विटी शेयर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो इक्विटी शेयर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से डेटा एनालिसिस करनी होती है, और उस डेटा एनालिसिस के बाद हम चार्ट दिखाएंगे। चार्ट में हम वैल्यूएशन देंगे जिसमें पी रेशियो वैल्यूएशन की पोजीशन होगी। तो सभी डेटा एनालिसिस करने के बाद हम कैसे अगले 2 या 3 सालों में कितने प्रतिशत रिटर्न का चांस है ये हम बताएंगे। इससे हम पहले से ही समझ पाएंगे कि अगर यहाँ 26 से 30% रिटर्न का चांस है तो हम उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही समझ जाए कि इन शेयरों में रिटर्न का चांस नहीं है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे, उन शेयरों को अवॉइड कर देंगे। इसके लिए हमें और बहुत सारी चेकलिस्ट भी फॉलो करनी होगी। इस चेकलिस्ट का एक सारांश डिटेल्स, एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी बिजनेस का नेचर कैसा है, वो बिजनेस लगातार है या उतार चढ़ाव वाला है। पहले हमें चेकलिस्ट सेट करनी होगी। अब इसे हम कैसे समझेंगे, ये हम पिछले 5 साल के डेटा को देखकर समझेंगे। वहां से हम जानेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हर साल बढ़ रहा है या नहीं, या वो कभी बढ़ता है फिर 2 साल बाद 10 से 20% गिरता है, फिर बढ़ता है फिर 20 से 30% गिरता है। ऐसे बिजनेस को हम वॉलेटाइल कंपनी कहेंगे। वो वॉलेटाइल कंपनी होती है जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और लगातार वाली कंपनी जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 सालों में, जिसे हम स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ वाली कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि बिजनेस अच्छा है या नहीं। बिजनेस अच्छा है या नहीं ये हम वर्किंग कैपिटल से समझेंगे। वर्किंग कैपिटल को होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल मजबूत है तो वो कंपनी अच्छी है, वो अपने आंतरिक कैश फ्लो से बिजनेस चलाती है, उसे ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ता। ऐसे बिजनेस को हम एसेट लाइट बिजनेस कहते हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल कम इस्तेमाल होता है और सेल ज्यादा होती है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कब होगा, जब करंट एसेट कम हो लेकिन करंट लायबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाली बिजनेस हो जाएगी, जिसे हम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल कहते हैं। साथ ही हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे। बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि आरओई। आरओई कितना प्रतिशत है? अगर आरओई 20% से ऊपर हो, 15 से 17% ठीक है, अच्छा है, लेकिन आरओई 3 भागों में बटा होता है। आरओई एक ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और लीवरेज। तो इन तीनों को देखकर हमें देखना है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, एसेट टर्नओवर ज्यादा हो तो हमारा आरओई अच्छा होता है और कंपनी ने लोन कम लिया हो। कैश कन्वर्जन साइकिल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल का एक उदाहरण है 70 दिन, 80 दिन। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल इससे कम हो तो वो अच्छा माना जाएगा। और पीईजी रेशियो, पीईजी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये ग्रोथ है, कंपनी की एक फ्यूचर ग्रोथ। हम अगले 2 साल 3 साल की ग्रोथ को आज की ग्रोथ से प्रिडिक्ट करते हैं और तब उससे आज की वैल्यूएशन को डिवाइड करते हैं। जैसे एक उदाहरण, अगर पीईजी रेशियो 70 है और ग्रोथ 20% है तो वो 1x या 2x हो। अगर 1x के नीचे या 2x के नीचे तो ठीक है, लेकिन अगर 3x के ऊपर है तो कम रिटर्न का चांस है। एक और कॉन्सेप्ट है डबल इंजन शेयर, जहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। समझेंगे कि कैसे हम पहचानें कि कोई कंपनी स्थिर है या वॉलेटाइल है। इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है जिससे आप देखेंगे कि स्थिर कंपनी जिसका एक सेक्युलर ग्रोथ है, वॉलेटाइल कंपनी जिसका साइक्लिकल ग्रोथ है, जो बहुत ऊपर नीचे करता है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा कम होता है। फिर स्थिर कंपनी जो है वो मार्केट लीडर होती है, इंडस्ट्री लीडर होती है, जबकि वॉलेटाइल एक नॉन लीडर होती है। और स्थिर कंपनी के पास हमेशा प्राइसिंग पावर होती है। प्राइसिंग पावर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से देखते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% या 60% है तो हमें पता चलता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो प्राइसिंग पावर होने से उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने का चांस होता है। साथ ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे, और साथ में आरओई। आरओई हाई होना चाहिए और डेट कम होना चाहिए। ऐसी स्थिर कंपनी होती है जिसका कमाई आधारित पी रेशियो भी दिखता है, जो मजबूत कंपाउंडर होती है, जो हर साल 26% 30% रिटर्न देती है, उसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर कहते हैं। और जो वीक कंपाउंडर है, मतलब कभी अच्छा कभी कम, कभी 5% कभी 10%, ऐसी कंपनी को हम वॉलेटाइल कहते हैं। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाली कंपनी को अच्छा बिजनेस माना जाता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं? आरओई है नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस, तो इससे निकलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकालते हैं? तो कैश कन्वर्जन साइकिल का नियम है डेटर्स डेज, इन्वेंट्री डेज। तो डेटर्स डेज से इन्वेंट्री डेज घटाते हैं और पेबल डेज जोड़ते हैं। फिर है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस।
पीजी रेशियो, पीजी रेशियो है पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें जो चीज देखनी है वो है क्वालिटी ग्रोथ, लंबी उम्र और एक उचित दाम। आपको इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। पीजी रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर चांस है आगे का रिटर्न। और अगर पीजी रेशियो पहले ही 3x 4x हो चुका है तो वहां से ज्यादा रिटर्न आने का चांस बहुत कम होता है और वहां से हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न आने का चांस ज्यादा हो। और पी रेशियो एक लेवल के बाद बढ़ता नहीं है क्योंकि आमतौर पर कंपनी की जो कमाई ग्रोथ है वो 20% या 26% होती है। तो पी रेशियो 70-60 के बाद वहां से ज्यादा बढ़ने का चांस काफी कम हो जाता है। तो एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डबल इंजन शेयर के बारे में। डबल इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर और पी रेशियो दोनों बढ़ रहे होते हैं। तो अर्निंग्स पर शेयर प्लस पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये है ईपीएस वाला हिस्सा कंपनी के कंट्रोल में होता है और पी रेशियो ये मार्केट देता है, मार्केट उसका वैल्यूएशन देता है। अब समझना है कि ईपीएस कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 26%, 30% अर्निंग्स ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि ईपीएस भी इसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, 26%, 30%। मुझे ये देखना है कि पी रेशियो बढ़ने का चांस है या नहीं। इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ आरओई है, ईपीएस है, पी रेशियो है। तो डबल इंजन बोलते हैं क्योंकि शेयर प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है ईपीएस गुणा पी से। तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका ईपीएस भी बढ़े और पी भी बढ़े। तो डबल इंजन क्यों बोलते हैं, इसका एक उदाहरण दिया है। जैसे ईपीएस है 50, पी रेशियो है 20, तो स्टॉक का प्राइस है 1000। अब क्या हुआ, ईपीएस हो गया 65 और पी रेशियो 30, तो मेरा ईपीएस भी बढ़ा, पी भी बढ़ा, तो स्टॉक प्राइस अपने आप बढ़ गया। फिर ईपीएस था 50, अब हो गया 65 और पी रेशियो था 20, अब 60 हो गया। तो प्राइस था 1000, वो 3-4 सालों में बढ़कर 336 हो गया। क्यों प्राइस इतना बढ़ा, क्योंकि पी रेशियो 20 से बढ़कर 60 हो गया। अब पी रेशियो कंपनी के परफॉर्मेंस पर बहुत निर्भर करता है। अगर कंपनी अज्ञात, कम लोकप्रिय है तो पी रेशियो बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी अच्छा नतीजा दिखा रही है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है। कंपनी अगर कम लोकप्रिय है तो उसका पी रेशियो बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है और उसकी अर्निंग ग्रोथ कंपनी हर तिमाही अच्छा नतीजा देती है, जहां मेरा ईपीएस बढ़ रहा है और साथ में पी भी बढ़ रहा है। इसलिए डबल इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पर, इसलिए वो 36 हो गया, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगल इंजन। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ईपीएस था 50 और पी रेशियो था 80। पी रेशियो पहले से ही बहुत ज्यादा था, 80, 70, पी रेशियो पहले से ही ज्यादा था। तो यहाँ क्या हुआ कि पी पहले से ही फुल हो चुका था, 80 था, तो इसके बाद पी रेशियो ज्यादा बढ़ा नहीं। तो अर्निंग ग्रोथ अगर 26% होगी तो 50 से बढ़कर 77 हो गया, लेकिन स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ा क्योंकि एक ही इंजन था और एक ही इंजन पूरी तरह से लॉक हो गया, इसलिए स्टॉक प्राइस और रिटर्न भी कम है। तो ये समझना है कि स्टॉक प्राइस कैसे चलता है। स्टॉक प्राइस बढ़ेगा क्यों, क्योंकि ईपीएस की स्पीड अच्छी है, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ अच्छी है हर तिमाही, और कंपनी का शुरुआती पी रेशियो कम था और आगे बढ़ने का चांस ज्यादा है। तब स्टॉक पर डबल इंपैक्ट पड़ता है और स्टॉक प्राइस अच्छा बढ़ने का चांस रखता है, स्टॉक मल्टीप्लायर भी हो जाता है। अब हम फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे। फाइनेंशियल रेशियो के 4 भाग होते हैं। एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा है वैल्यूएशन रेशियो, तीसरा है लीवरेज रेशियो जिसे डेप्थ रेशियो भी कहते हैं, और चौथा है ऑपरेटिंग रेशियो। ये चारों रेशियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चारों के जरिए हमें कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे, उसका फंडामेंटल समझेंगे और उसका भविष्य का जो कैलकुलेशन है, रिटर्न कितना आ सकता है, वो भी हम इन चारों के जरिए अनुमान कर पाएंगे। ये चारों हिस्से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में थे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से ही पता चलता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं। प्राइसिंग पावर का मतलब है कि कंपनी एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है जो बाकी जो प्रतिस्पर्धा है वो नहीं बना पाती, तो उसे प्राइसिंग पावर मिलती है। तो प्राइसिंग पावर होने से ऑटोमेटिकली उसका आरओई बढ़ेगा, यानी रिटर्न, उसकी एफिशिएंसी पैरामीटर बढ़ जाती है। साथ ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि कंपनी ज्यादा विज्ञापन पर खर्च कर रही हो, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हो। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे सबसे पहले ट्रिगर यही देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जरूर अच्छा हो, साथ में आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो तो आरओई भी अच्छा होगा। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब कंपनी हर तिमाही अपडेट करती है, तो ये ध्यान रखना होगा। साथ ही वैल्यूएशन रेशियो, जो हम चारों का पी रेशियो देखेंगे, पी रेशियो साइकिल को भी समझेंगे, क्योंकि हर कंपनी का पी रेशियो साइकिल अलग होता है, हर कंपनी का अलग पी रेशियो पैटर्न होता है। तो जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें समझ आता है कि किसी एक स्टॉक का पी रेशियो किस लेवल तक बढ़ा नहीं और वो लो लेवल कहाँ है, वो नीचे नहीं जाता। तो हमें पी रेशियो का रेंज समझना है कि ये स्टॉक किस पी रेशियो रेंज में घूम रहा है। साथ ही प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, पीजी रेशियो। पीजी रेशियो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पीजी रेशियो पर निर्भर करता है कि आगे रिटर्न का चांस है या नहीं।
लीवरेज रेशियो, अगर कंपनी का लोन बहुत ज्यादा है और ग्रोथ ज्यादा है तो कंपनी को एक साल के लिए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वैल्यू डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं, कंपनी कितना ब्याज दे रही है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो वो रेशियो देखकर समझते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, कुल डेट और कुल शेयर कैपिटल, तो इससे हमें लीवरेज रेशियो समझ में आता है कि कंपनी का फाइनेंशियल डेट कितना है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में है एसेट टर्नओवर रेशियो, कंपनी ने कितना एसेट लगाया है और उसके बदले कितना रेवेन्यू किया है। तो ऐसे एसेट टर्नओवर रेशियो, डेटर्स डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर्स डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, इन सबको देखना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू, अब हम फाइनेंशियल रेशियो को देखेंगे। फाइनेंशियल रेशियो 4 भागों में होते हैं। एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा है वैल्यूएशन रेशियो, तीसरा है लीवरेज रेशियो जिसे डेट रेशियो भी कहते हैं, और चौथा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये चारों रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। इन हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डिटेल्स में हम ये देखेंगे कि इन कैलकुलेशंस का तरीका क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है। रिसीव एनालिसिस में इसमें एक पॉइंट होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। तो फिक्स्ड एसेट, यहाँ जो प्लस साइन है वो सारे डिवाइड में होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, इससे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ता है। तो अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा है, जैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो उसका आरओई बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगला पार्ट है डेटर्स डेज। डेटर्स डेज है ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, टोटल डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, कुल सेल्स गुना 350। तो इससे हमें डेटर्स डेज का पीरियड मिल जाता है। जैसे अगर ये 90 दिन, 80 दिन, 100 दिन से ज्यादा है तो यह एक खतरे का संकेत बन जाता है। साथ ही हम इन्वेंट्री डेज देखेंगे। इन्वेंट्री डेज है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुल इन्वेंट्री, और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुना 350। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड पता चलता है कि कम होल्डिंग पीरियड हो तो एफिशिएंसी अच्छी रहती है, जैसे 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इन्वेंट्री डेज बहुत बढ़ जाए तो यह एक समस्या का संकेत होता है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेटर्स डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज। तो वहां से कैश कन्वर्जन साइकिल निकलती है, जितनी कम होगी उतना अच्छा। इसके अलावा हम पेबल डेज भी देखेंगे। ट्रेड पेबल यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुल क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज गुना 350 दिन। तो इससे पेमेंट पीरियड मिलता है। तो पेमेंट पीरियड अगर मैं देखूं तो 120 दिन, 100 दिन, मतलब 3 महीने से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि पेबल डेज ज्यादा है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कम होने का चांस ज्यादा है। साथ ही हम कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। तो कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये प्रतिशत कितना है? 70% से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 70% से ऊपर होना चाहिए। है वैल्यूएशन रिस्क। तो वैल्यूएशन रिस्क का पहला पॉइंट है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। जो प्लस वाला साइन है वो सब डिवाइड में है, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर पी रेशियो 70-60 हो जाए तो पी रेशियो लगभग फुल हो जाता है। तो उसके साथ हमें देखना है कि अर्निंग ग्रोथ, तो अर्निंग ग्रोथ कम से कम 30-40 इस तरह होनी चाहिए, तभी उसका अर्निंग ग्रोथ साथ में पी रेशियो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पीजी रेशियो मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का तरीका है शेयर कैपिटल यानी टोटल शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस, दोनों को जोड़कर ये होता है बुक वैल्यू। टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय कुल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इस तरह बुक वैल्यू पर शेयर मिलता है। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, तो यह प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। उसके बाद है पीजी रेशियो। तो हमें देखना है कि करंट पी क्या है, टीटीएमपी यानी ट्रेलिंग 12 मंथ। टीटीएमपी रेशियो क्या है? डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। तो यह अर्निंग ग्रोथ है, भविष्य की अर्निंग ग्रोथ। तो भविष्य में अगर कम से कम 22 से 26% अर्निंग ग्रोथ है, अगर कंपनी ने आखिरी 4 क्वार्टर्स में 26% अर्निंग ग्रोथ दिखाया है तो मुझे इसे 24% मानना चाहिए। हमेशा कम से कम अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब कंपनी की कुल रेवेन्यू बेस ज्यादा होगी तो उस ग्रोथ को बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि 26% एकदम बनाए रखना संभव नहीं। तो एक औसत आंकड़ा लेना पड़ता है अगले 2-3 सालों में, जो एक औसत अर्निंग ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ 26% था, तो मैं इसे 24% ले रहा हूं, 22%। तो इस हिसाब से पी स्टेटस क्या है? पी है 70, तो अब अर्निंग ग्रोथ है 22। तो इसी तरह कैलकुलेट करना है। तो 70 डिवाइडेड बाई 22, तो यह 3 गुना हो गया, 3 गुना से ज्यादा हो गया। तो 3.5 गुना, 4 गुना हो गया। तो वहां से ज्यादा संभावना कम हो जाती है, भविष्य में रिटर्न का चांस बहुत कम हो जाता है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसमें हम अलग अलग मार्जिन देखेंगे। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन।
उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू गुना 100। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू गुना 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे मिलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू गुना 100। तो यह अंतिम नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो हम आरओई निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर ज्यादा हो तो स्वाभाविक रूप से आरओई भी बढ़ जाता है। तो आरओई निकालने का तरीका है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में होता है शेयर होल्डर फंड, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और सरप्लस है। इन दोनों को जोड़कर शेयर होल्डर फंड बनता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, इससे आरओई आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओए रिटर्न ऑन एसेट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट्स आता है, तो इसे जोड़कर टोटल एसेट बनता है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एबिट यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट से पहले का मुनाफा है। इसे डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। एक और है ईपीएस कैलकुलेट करने का तरीका, जो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कुल संख्या इक्विटी शेयरों की। तो यहां से ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर निकलता है। यहां मैंने सभी रेशियो डेटा एनालिसिस एक ही इमेज में दे दिया है। आप सभी को एक तस्वीर में सारे रेशियो मिल जाएंगे, तो इसे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपकी सुविधा के लिए। तो यहां पर जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, लीवरेज रेशियो है, मतलब एक ही इमेज में चारों रेशियो और उनका कैलकुलेशन दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण रेशियो जो किसी कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए और उसका भविष्य का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले एक एक्सेल डेटा सेट फॉर्मेट जरूरी होता है। तो वो एक्सेल डेटा सेट फॉर्मेट मैंने पहले से तैयार करके रखा है। फॉर्मेट ये है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट डेटा एनालिसिस के लिए एक फॉर्मेट है जिसमें शुरू से ही लिखा हुआ है सेल्स। ये टोटल सेल्स है, ये सालाना बेसिस पर टोटल सेल्स का आंकड़ा रहेगा। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेटा मुझे यहीं से इकट्ठा करना है। यहां डेटा मुझे वेबसाइट से कलेक्ट करना है और मैं फॉलो कर रहा हूं स्क्रीनर। स्क्रीनर वेबसाइट से लगभग सभी डेटा मैं यहां उठाकर रख रहा हूं। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमें हमेशा P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों को लगातार देखना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें P&L से मिलेगा, फिर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा होता है। कैश फ्लो में 3 भाग होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों में सबसे पहला हिस्सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग। फिर बोरोइंग वो हम बैलेंस शीट से लेंगे और वही चीज कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम हमेशा तुलना करेंगे। अब इसे समझना है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही हमें एक परफेक्ट हिसाब मानकर चलना है। बाकी सभी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे P&L मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इसीलिए हमें कैश फ्लो को हमेशा सच्चा रखना है। साथ ही हमें देखना है कि कैपेक्स कर रही है या नहीं। कंपनी कैपेक्स कर रही है मतलब कंपनी बहुत सारा पैसा अपने प्लांट और मशीनरी खरीदने में निवेश कर रही है। तो कैपेक्स का मतलब है कि कंपनी ने 100 करोड़ में से 70 से 80% पैसा निवेश किया। तो ये एक अच्छा संकेत है भविष्य के विकास के लिए। तो इसे देखने के लिए कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नए फिक्स्ड एसेट की खरीद, तो नया फिक्स्ड एसेट कितनी खरीदी गई, वो साल दर साल कितना बदलाव आया, वो हमें रखना होगा। फिर मैं देखना चाहता हूं कि टैक्स सही से दिया जा रहा है या नहीं। ये देखने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो P&L से मिलेगा और टैक्स का प्रतिशत वो भी P&L में दिया होगा। तो यहां अपने आप टैक्स का आंकड़ा आ जाएगा। उसके खिलाफ कैश फ्लो से जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है वो मुझे तुलना करनी होगी। अगर वो 80% से ज्यादा हो तो वो ठीक है, अच्छा संकेत है। फिर देखना होगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविडेंड पेमेंट। तो डिविडेंड कितना दिया गया, डिविडेंड एक सालाना बेसिस पर दिया जाता है, कितना डिविडेंड दिया गया और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसका बुक वैल्यू कम हो जाता है। बुक वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है, तो शेयर का भविष्य में ग्रोथ का चांस काफी कम हो जाता है। अगर डिविडेंड कम दिया जाए तो बुक वैल्यू का पैसा जुड़ता है, भले ही स्टॉक प्राइस ना बढ़े लेकिन वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो वैल्यूएशन कम होने से उसका भविष्य का रिटर्न ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह देखना है कैश कन्वर्शन साइकिल। कैश कन्वर्शन साइकिल कितनी प्रतिशत है, कैश कन्वर्शन साइकिल 70 से 80 हो तो मैं उसे सही मानूंगा। जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। साथ ही देखूंगा कि ये आरओई कैलकुलेशन का पार्ट है। आरओई कैलकुलेशन मुझे डायरेक्ट करना है। मैं देखूंगा कि आरओई 3 भागों से बनता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर और लीवरेज। तो इन तीनों को गुणा करके आरओई आता है।
इन तीनों में मैं चाहता हूं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और असेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो, तभी मेरा आरओई बढ़ेगा। आरओई बढ़ेगा तो पी रेशियो बढ़ेगा, तो पी रेशियो तभी स्टॉक का दाम बढ़ाता है, ईपीएस बढ़ता है तभी पी रेशियो बढ़ता है, लेकिन डबल इंपैक्ट आएगा। साथ ही देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये स्क्रीनर से ही मिलेगा वेबसाइट से। साथ ही देखना है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल होता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, जैसे 8 टाइम्स 10 टाइम्स, जैसे कि डिमार्ट का है जो 8 टाइम्स से 10 टाइम्स के बीच है, तब उसका कंपनी का वित्तीय रूप से मजबूत होना माना जाता है। उसकी क्षमता जितनी अच्छी होगी, कैपिटल एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी। साथ ही एक चीज और देखना है कि कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जो अपना पैसा लगा रही है प्लांट और मशीनरी पर, कैपेक्स पर जो पैसा लगा रही है, वो क्या अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लगा रही है, या उसका इंटरनल कैश फ्लो से, या वो फंड रेज कर रही है बाहर से नई इक्विटी शेयर इश्यू करके, या वो बोरोइंग के माध्यम से लोन के जरिए फंड रेज कर रही है। तो मैं ऐसी कंपनी को ज्यादा पसंद करता हूं जो इंटरनल कैश फ्लो से ही ज्यादा बढ़ती है, उन्हें बाहर से ज्यादा कैश लेने की जरूरत नहीं होती, वो लोन ज्यादा नहीं देती, नई इक्विटी इश्यू नहीं करती। तो ऐसे बिजनेस को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूं। और यह सब एनालिसिस करने के बाद एक मेन स्ट्रक्चर पर जाना है। ये एक मुख्य स्ट्रक्चर है, ये एक सारांश लिस्ट है। तो यहां पर जो भी तारीख है जब एनालिसिस हुआ, और टीटीएम ईपीएस, यहां से देखना है कि अगर टीटीएम ईपीएस अभी क्या चल रहा है और पी रेशियो, वर्तमान पी रेशियो क्या है, स्टॉक प्राइस, फिर ये गुणा करके स्टॉक प्राइस मिलेगा। फिर करंट कंपनी का अपेक्षित कमाई ग्रोथ, ये अगले 2 साल 3 साल के लिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 16 क्वार्टर का मतलब है 4 साल, हर साल 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 साल के हिसाब से है। तो 4 साल के हिसाब से अगर अभी का ईपीएस 27 है और भविष्य में 73 हो जाएगा, क्योंकि कमाई ग्रोथ 28% का सीएजीआर है, तो पी रेशियो 55 है। तो पी रेशियो का अनुमान लगाया जाता है कि वो इतना बढ़ सकता है, लेकिन ये हमेशा 7%, 8%, 11% भी हो सकता है। ये एकदम सटीक नहीं होता, लेकिन ये पीजी रेशियो के जरिए अंदाजा लगाया जाता है कि वर्तमान पी रेशियो क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो अभी 1.5 गुना पीजी रेशियो है, इसीलिए बढ़ने का चांस है कि स्टॉक प्राइस बढ़े। तो इसे हम 12% तक बढ़ा सकते हैं। ये जितना कम हो, मतलब 7% से 10%, 11% ठीक है, ये नंबर सही है। प्रतिशत में बढ़ोतरी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि पी रेशियो को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। ये कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने पर निर्भर करता है कि कितना वो मजबूत है मार्केट में। पी रेशियो जितना कम होगा तो स्टार्टिंग पी भी कम होना चाहिए। अगर पी पहले से 70, 80, 90 हो जाए तो फिर बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ये सारी चीजें एनालिसिस में स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये सब पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल बात है, ये अनुभव पर निर्भर करती है। लेकिन ये जो फ्यूचर पीई है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये 10% से नीचे ही प्रेडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो बहुत हद तक मार्केट की कंडीशन पर निर्भर करता है और बहुत हद तक कंपनी की एफिशिएंसी पैरामीटर पर निर्भर करता है कि कितना वो मजबूत है मार्केट में। पी रेशियो जितना कम होगा तो स्टार्टिंग पी भी कम होना चाहिए। अगर पी पहले से 70, 80, 90 हो जाए, कम हो जाएगा है, यानी कंपनी ने ग्रोथ के लिए कितना पैसा निवेश किया है, और साथ ही ग्रॉस ब्लॉक कितना बढ़ा है पिछले 5 सालों में। लेकिन कंपनी ने जो ग्रॉस ब्लॉक बढ़ाया है उसका अतिरिक्त पैसा बिजनेस में जोड़ा गया है, और टोटल डेट कितना लिया है वो भी देखना है। कंपनी ने 600 करोड़ का लोन लिया है और 400 करोड़ का निवेश किया है। साथ ही आरओई और एसेट टर्नओवर, पिछले 5 सालों का आरओई और अभी का आरओई, इन सब की तुलना में देख रहा हूं। साथ ही पिछले 3 सालों के साथ अभी के वर्किंग कैपिटल रेशियो की तुलना और कैश कन्वर्शन साइकिल भी देखनी है कि वो कितना चल रहा है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 70% या उससे ऊपर है या नहीं। डेट ओवर्स डेज, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। कैश कन्वर्शन साइकिल जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखना है, प्राइसिंग पावर बढ़ रही है या नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो तो आरओई ज्यादा होगा, और आरओई ज्यादा होने पर पी रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब पी रेशियो 3 गुना, 3.5 गुना तक हो सकता है। तो इस तरह हमें डेटा को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है। तो ये पूरा एक प्रेडिक्टेबल मामला है, ये अनुभव पर आधारित है, लेकिन हमें फ्यूचर पी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये 10% से नीचे ही रहे, क्योंकि पी रेशियो काफी हद तक मार्केट की परिस्थितियों पर, कंपनी की फंडामेंटल एफिशिएंसी पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत है मार्केट में। पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही स्टार्टिंग पी भी कम होना चाहिए। अगर क्या है अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं। ये यहां पहले से ही सेट किया हुआ है, जो कि सिर्फ यहां सॉर्ट करने पर ही ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाता है कि कौन कौन सी कंपनियों के शेयर अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। वो मैंने पहले से शॉर्टलिस्ट कर रखी है।
तो इसी हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आप इसे देख सकते हैं कि ये पोर्टल काफी अच्छा काम करता है और यहाँ आपका अर्निंग्स ग्रोथ का डेटा सब कुछ आप इसी फॉर्मेट में देख सकते हैं। आप ये फॉर्मेट अच्छा से मेंटेन कर सकते हैं, या आप स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं जहां आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले काम यही है कि स्क्रीनर में जाकर पहले अर्निंग्स ग्रोथ टाइप की कंपनियों को जिनका अच्छा ग्रोथ है उन्हें पहले शॉर्टलिस्ट करना, यही पहला लक्ष्य है। किसी कंपनी के पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का वैल्यूएशन ग्राफ विश्लेषण करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा ऊपर और नीचे कर रहा है यह हम ट्रेडिंग व्यू से देख सकते हैं, या स्क्रीनर में भी अगर हम सर्च करें मारिगो नाम से तो वहां से भी हम देख पाएंगे कि वैल्यूएशन ग्राफ कितना ऊपर और नीचे जा रहा है, कि पी रेशियो का चार्ट कितना ऊपर और नीचे कर रहा है, और इससे पता चलेगा कि उसका हाईएस्ट पी लेवल, मीडियम और लोएस्ट पी लेवल क्या है। ये सब अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझा जा सकता है। रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए आप एक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है सरफली। सरफली नाम की वेबसाइट है, मैं फिर से दोहराता हूं, वेबसाइट का नाम है सरफली। इस वेबसाइट पर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपना अर्निंग्स रिपोर्ट देती है तो ये वेबसाइट उसका एक डेटा सारांश देती है जिससे एनालिसिस करना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप आसानी से कंपनी के डेटा को लेकर जब शेयर का नाम आपको मिल जाए तब उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा का विश्लेषण करना है तो हमेशा जो P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो है मैं स्क्रीनर से ही देखता हूं। तो स्क्रीनर में क्या होता है, हमें हमेशा कंसोलिडेटेड फिगर देखनी होती है, स्टैंड अलोन कभी नहीं देखना चाहिए, स्टैंड अलोन सही नहीं बताता, कंसोलिडेटेड फिगर हमेशा देखनी है खोलकर। तो P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इन P&L और बैलेंस शीट में जहां सेल्स है उसका पूरा डेटा कॉपी करके हमें अपने एक्सेल डेटा सेट में पेस्ट करना है। तो हमारा काम है सिर्फ कॉपी करके वहां पेस्ट करना, यानी डेटा उठाकर हमें तीनों चीजों की तुलना करनी है, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों पार्ट को हमें अच्छे से देखना है, बस हमारा काम है कि डेटा को कॉपी करना और फिर उसका सही तरीके से विश्लेषण करना है।